वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये है हमारी बीओ की डिवाइस सीरीज, बीओ और पीसीएस के लिए। और आज की डिवाइस सीरीज में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्लान्ड इकोनॉमी, यानी भारत में आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन की आज बात होगी। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, और प्लान्ड इकोनॉमी कुछ और नहीं है, बेसिकली ये पंचवर्षीय योजनाएं ही हैं। तो आज हम जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अब बड़ा टॉपिक है तो हम इसे 2 क्लासों में कवर करेंगे, 2 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। चलिए थोड़ा बात करते हैं, नियोजन क्या होता है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या है। देखो भाई, अगर मैं प्लान्ड इकोनॉमी की बात करूं कि व्हाट इज़ द प्लान्ड इकोनॉमी, तो देखो प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हमें अपने संसाधनों का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आज की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और कल के लिए हम कुछ बचा पाएँ। ठीक है, यही तो प्लान्ड इकोनॉमी है। प्लान्ड इकोनॉमी तो हम लोग अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। अब कल को जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, आप हो सकता है ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हो, तो मान लो अभी सरकार आपको जो है 50,000 रुपये महीने देती है। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने है तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको 1 तारीख को 50,000 रुपये आते हैं अकाउंट में वैसे ही आप सारे के सारे उड़ा देते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, 50,000 आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, उसमें से 20-30,000 रुपये खर्चा कर लेते हैं और करीब करीब 20,000 रुपये या 25,000 रुपये हम लोग बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं? इसलिए बचा लेते हैं क्योंकि कल को जब हमें पैसे की आवश्यकता होगी तो फिर हम 1 तारीख का इंतजार थोड़ी करेंगे, तो हमारे पास कुछ सेविंग भी होनी चाहिए। इसी को कहा जाता है प्लान्ड इकोनॉमी, कि अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से प्लान कर लेना। ठीक है, उसकी पहले से ही योजना तैयार कर लेना, यही है प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी को शुरू करने वाला जो देश था वो था रशिया। ध्यान रखना, रशिया वो पहला कंट्री था जिसने इस दुनिया में सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी को शुरू किया। और इसलिए उसने क्या किया, 2 योजनाएं चलाई जिनके नाम आप सुन लो केवल, जिनके नाम है पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तनोमा। तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तनोमा नाम की 2 योजनाएं चलाई रशिया ने अपने देश में। हालांकि योजनाएं असफल रहीं, लेकिन इन असफलताओं के बावजूद भी पूरी दुनिया को एक नया सिद्धांत मिला प्लान्ड इकोनॉमी का, जिसको बाद में जाकर के भारत ने भी अपनाया। तो उसी के बारे में आज बातचीत होगी। देखो जरा, सोवियत संघ ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार सामने रखा और इसे अपनाया। काफ़ी लंबे समय तक लंबी चर्चा और विमर्श के बाद पहली सोवियत योजना 1928 में 5 सालों के लिए शुरू की गई। यानी प्लान्ड इकोनॉमी जो रशिया में शुरू हुई पहली, वो 1928 में अगले 5 साल के लिए शुरू हुई थी। अब भारत की बात करें तो दुनिया में ये एकदम चर्चा में आ गया कि भाई प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या है। इसलिए भारत के लोगों ने भी इसको देखा, समझा, जाना। बट उस समय समस्या ये थी कि हम लोग जो है वो गुलाम थे। अब गुलामों की बात को इतनी ज़्यादा थोड़ी सुनी जाती है, इसी वजह से इसका होना ना होना एक बराबर हो गया। ठीक है, देखो भारत में इसका पहला प्रयास 1938 में शुरू हुआ, जब कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। तो इसके लिए पहला प्रयास 1938 में शुरू हुआ। ठीक, तो इस तरीके से ये हुआ। बाद में और भी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार रखे, जैसे प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर के जो पहला प्रस्ताव आया उसको देखते हैं। पहला प्रस्ताव आया विश्वेश्वरैया योजना। देखो, भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय प्रसिद्ध इंजीनियर और मैसूर राज्य के दीवान एम विश्वेश्वरैया को जाता है। ये बेसिकली इंजीनियर थे, अभियंता माने इंजीनियर होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये बुक आई 1934 में, और इस बुक में इन्होंने ये बताया कि व्हाट इज़ द प्लान्ड इकोनॉमी और भारत के लिए प्लान्ड इकोनॉमी क्यों ज़रूरी है। इन्होंने समझाया कि अगर भारत में प्लान्ड इकोनॉमी नहीं होगी तो भारत के संसाधनों का बिल्कुल नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि भारत का भविष्य क्या होगा। उनको बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, इसलिए वो अंधाधुंध हमारे संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से इन्होंने पहली बार इस चीज को दुनिया के सामने रखा। और देखते हैं जरा, राज्य नियोजन में उनका विचार वास्तव में लोकतांत्रिक पूंजीवाद अमेरिका की तरह में व्यवहारिक और उपयोगी थे, जिनमें औद्योगिकीकरण पर बल था, कृषि क्षेत्र से श्रम उद्योगों की ओर संक्रमण था,
जिनके माध्यम से 1 दशक में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। इन्होंने बताया कि भारत की इकोनॉमी को कैसे हमें प्लान करना चाहिए, ये इन्होंने प्रॉपर अपनी व्याख्या दी इस बुक में। ठीक है, हाँ। हालांकि इस योजना पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, इससे देश के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय नियोजन के प्रति आकर्षण बढ़ा। यानी इस बुक में एम विश्वेश्वरैया ने बताया कि आखिरकार हम अपनी इकोनॉमी को डबल कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए। इन्होंने कहा हमें जो है जो ग्लोबलाइजेशन है, जो औद्योगिकीकरण है, इसको बढ़ाना होगा। दूसरा, जो हमारा वर्क फोर्स लगा हुआ है खेती में, उसको शिफ्ट करना होगा फैक्ट्रीज की तरफ, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी देश की जो रुपए के नंबर्स हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की। आगे देखते हैं फिक्की का प्रस्ताव। 1934 में फिक्की द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर जरूरत बताई गई। फिक्की ने कहा कि भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है। फिक्की और भारतीय उद्योगपतियों का, मतलब फिक्की जो था वो भारतीय उद्योगपतियों का सर्वप्रमुख संगठन था। इसके अध्यक्ष थे एनआर सरकार। उन्होंने अहस्तक्षेप को बीते युग का सिद्धांत घोषित किया और कहा कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेश हो। ऐसा जो है उन्होंने आइडिया दिया सरकार को। पूंजीपति वर्ग की राय जाहिर करते हुए उन्होंने एक उच्च शिक्षित प्रवाह राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई, जो नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया का समन्वय करे, जिससे कि देश के अतीत के साथ संरचनात्मक विच्छेद हो और वह अपनी उन्नति की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके। अब ये आइडिया दे रहे हैं जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब समस्या ये है कि ब्रिटिश सरकार को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कितने भी आइडिया दे दो, क्योंकि उन्हें भारत को बढ़ाने की चिंता ही नहीं है। उन्हें चिंता है बस अपना खजाना भरता रहे, और अपना खजाना कैसे भरना है, बस इसी पे उनका फोकस है। चाहे भारत बर्बाद हो जाए तो हो जाए। अगली योजना है कांग्रेस की। देखिए कांग्रेस योजना। हालांकि महात्मा गांधी सहित अनेक गांधीवादी और कुछ व्यवसायी और संपत्तिवान कांग्रेसी केंद्रीकृत राज्य योजना के प्रति पार्टी की किसी प्रतिबद्धता के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं बॉम्बे प्लान। ये सब पेपर में पूछे जाने वाली चीजें हैं साथियों। बॉम्बे प्लान भारत में आर्थिक विकास की योजना का ही लोकप्रिय नाम बॉम्बे प्लान है, जिसे भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। इसमें टोटल 8 उद्योगपति शामिल थे। जैसे कौन कौन से? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला, श्री राम कस्तूर भाई, लाल भाई, AD श्रॉफ। हाँ जी। अगला नाम है अवरेशर दलाल और जॉन मथाई। ये टोटल 8 लोग थे। यह योजना 1944-45 में प्रकाशित की गई। उपरोक्त 8 उद्योगपतियों में पुरुषोत्तम दास जी ठाकुर दास राष्ट्रीय योजना समिति के 15 सदस्यों में से एक थे। शेष JRD टाटा, GD बिरला और लाला श्री राम राष्ट्रीय योजना समिति के उप सदस्यों में से शामिल थे, मतलब उप सदस्यों में शामिल थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो है इन 8 लोगों ने क्या किया? इन 8 लोगों ने साथियों एक अलग योजना बनाई और उसको नाम दिया इन्होंने बॉम्बे प्लान। मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे प्लान जो है वो 10 साल के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है गांधीवादी योजना। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था, यहां तक कि उन्होंने औद्योगिकीकरण का भी पक्ष लिया और कुटीर और ग्रामोद्योग के स्तर पर मतलब उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण का भी पक्ष होना चाहिए और कुटीर और ग्रामोद्योग के स्तर तक ही नहीं, ना कि NCP और बॉम्बे प्लान की तरफ बड़े बड़े उन्होंने भारी उद्योगों का समर्थन किया। ठीक है, यहाँ तक कि अगर उन्होंने औद्योगिकीकरण का भी पक्ष लिया हो, कुटीर तथा ग्रामोद्योग के स्तर तक ही नहीं, ना ही NCP और बॉम्बे प्लान की तरह बड़े और भारी उद्योगों का भी समर्थन उन्होंने किया।
इस योजना ने भारत के लिए एक विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की जिससे आत्मनिर्भर गांवों की व्यवस्था हो सके। ठीक है, हाँ। तो कुल मिला के गांधीवादी योजना को बनाने का जो काम है ये किया है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है किसने बनाया है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ये कि हम जो है अगर तीव्र औद्योगिकीकरण करेंगे तो फिर गांव को भी विकसित करेंगे, क्योंकि गांव को विकसित करना महात्मा गांधी की प्राथमिकताओं में से एक है, याद रखिएगा। आगे आती है जन योजना। जन योजना क्या है देखो जरा। 1945 में एक योजना और सामने आई जिसका सूत्रण रेडिकल ह्यूमनिस्ट नेता एम.एन. रॉय ने किया, जो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी जिसने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जरूरत की वकालत की। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्रमुखता दी गई। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि भारतीय योजनाकरण में जो समाजवादी रुझान है उसके पीछे यही जन योजना शामिल है जिसको तैयार किया था एम.एन. रॉय ने, याद रखना। आगे आती है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना क्या है? 1950 में सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। इसमें कृषि के साथ साथ छोटे उद्योगों पर भी जोर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को जननायक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 1965 में लोक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार भी दिया गया, यानी इनको भारत रत्न भी मिला है और रेमन मैग्सेसे से भी मिला है। तो काफ़ी बढ़िया काम इन्होंने किया है, ये हमें मानना पड़ेगा। सर्वोदय योजना की मूल प्रेरणा गांधीवादी पद्धति का सामुदायिक रचनात्मक कार्य और ट्रस्टीशिप था। साथ ही सर्वोदय नेता विनोबा भावे की सर्वोदय का विचार भी इसमें शामिल था। इस योजना में विन्यस्त प्रमुख विचार गांधी योजना से बहुत मिलते जुलते थे, जैसे कि कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग पर बल, आत्मनिर्भरता और विदेशी पूंजी तथा तकनीक पर प्राय नगण्य निर्भरता। यानी हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है और जो विदेशी पूंजी है, जो विदेशी निवेश है, उसके प्रति जो अपनी निर्भरता है इसको कम करना है। भूमि सुधार, आत्मनिर्भर गांव तथा योजना को केंद्रीकृत सहभागी प्रकार आदि इस योजना के स्वीकार विचारों को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं में उचित महत्व प्राप्त हुआ। ठीक है। 1960 के दशक की शुरुआत तक जयप्रकाश नारायण भारतीय नियोजन प्रक्रिया के कटु आलोचक बन गए। विशेषकर इसकी केंद्रीकरण की ओर बढ़ती प्रकृति तथा जन सहभागिता की अनुपस्थिति के कारण वो इस नियोजन प्रक्रिया के प्लान्ड इकोनॉमी के विरोधी हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे यहां पे योजना आयोग। चलिए आगे बात करेंगे योजना आयोग की। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को, ये डेट याद रखना, 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प के द्वारा किया गया, जो कि 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप था। इस बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, ध्यान रखना। इस प्रकार योजना आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है। भारत में यह सामाजिक आर्थिक विकास के नियोजन के लिए शीर्ष अंग है। अब तो नहीं है, खैर पहले था। इसके हेड कौन होते हैं? तो इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। योजना आयोग का पदेन सदस्य कौन होगा? वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। इस आयोग की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। योजना आयोग किसी प्रकार से भारत के संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी एक बिल्कुल अलग बॉडी है ये। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अध्यक्ष कौन रहे होंगे? तो जो पहले प्रधानमंत्री होंगे, यानी जवाहरलाल नेहरू। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है। पेपर पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं को कौन बनाता था, क्योंकि अब नहीं है, अब तो खत्म हो गई पंचवर्षीय योजनाएं जब से मोदी जी आए हैं, पहले चलती थी। योजना आयोग आर्थिक विकास के लिए एक विचारक मंडल यानी थिंक टैंक था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, जिसके तहत एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान था। उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य आयोगों के कार्यों को समन्वित करना था, क्योंकि पीएम तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए। 6 केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इसके पदेन सदस्य थे।
इस आयोग में एक सचिव सदस्य भी होता था। योजना आयोग एक स्वायत्त निकाय था जिसका मुख्य मुद्दों पर अपना विचार होता था तथा सरकार के समक्ष यह अपने विचारों को रखता था। यह केंद्र और राज्य मंत्रिमंडल के संपर्क में रहकर कार्य करता था तथा उनकी नीतियों के बारे में आयोग को पूर्ण जानकारी होती थी। ठीक है, आगे देखो। योजना आयोग एक तकनीकी निकाय था तथा संबंध अवधि में नियोजन की आवश्यकता के अनुरूप इस निकाय में विशेषज्ञों तथा पेशेवरों को शामिल किया जाता था। पेशेवर मतलब प्रोफेशनल। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे क्योंकि वे पीएम थे। योजना आयोग के स्थान पर नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी बस नाम चेंज हुआ है। योजना आयोग का नाम क्या हो गया अब? नीति। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना। डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक और प्रणब मुखर्जी जून 1991 से मई 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रखना, एक गरिमामयी पद है ये। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे पहले 1930 में बुनियादी आर्थिक योजनाएं बनाने का कार्य शुरू हुआ। भारत की औपनिवेशिक सरकार ने औपचारिक रूप से एक कार्य योजना बोर्ड का भी गठन किया जिसने 1944 से 1946 तक काम किया। 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर नया नीति आयोग बना दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना करके उसे योजना आयोग का उत्तराधिकारी बना दिया। यानी अब योजना आयोग नहीं है, अब क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। ध्यान रखना, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह भी याद रखना, पेपर में पूछा गया है सीधे सीधे। नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही भारत सरकार का एक कार्यकालीय संकल्प द्वारा बनाया गया निकाय है। इस प्रकार ना तो यह संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। दूसरे शब्दों में यह एक गैर संवैधानिक तथा संवैधानेतर निकाय है, साथ ही एक गैर वैधानिक निकाय भी है। गैर वैधानिक का मतलब हो गया कि इसका निर्माण किसी कानून के अंतर्गत नहीं हुआ है। योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव एम बी माथुर ने दिया था। ध्यान रखना, एम बी माथुर 1960 में गठित तीसरे वित्त आयोग के सदस्यों में से एक थे। इन्होंने बोला कि योजना आयोग और वित्त आयोग को मिला दो। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्धारक का प्रबुद्ध मंडल है एवं थिंक टैंक है जो निर्देशकीय तथा नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। ठीक है, नीति आयोग के देखिए 7 स्तंभ है। प्रो पीपल, प्रोएक्टिविटी, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेशन, समानता और पारदर्शिता, ये इसके पिलर हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना ने इसके गठन का सुझाव दिया था। ध्यान रखना, एनडीसी बोलते हैं इसको, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये भी खत्म हो चुका है, अब नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में शुरू में पीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य शामिल थे एनडीसी में। ठीक है, इसकी पहली बैठक 8 से 9 नवंबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था इसकी पहली बैठक में कि एनडीसी राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच राष्ट्र के विकास के लिए निकटतम सहयोग का कोरम है। इसके कार्य क्या है? राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही योजनाओं के संसाधनों का मूल्यांकन करना एनडीसी का काम है। दूसरा, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। तीसरा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। चौथा, समय समय पर योजनाओं की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सलाह देना। एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। एनडीसी की रचना में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पीएम होंगे अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और इसके अलावा जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के, वो सारे के सारे मेंबर होंगे। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो है प्रशासक हैं वो भी होंगे और योजना आयोग के सदस्य भी होंगे। ध्यान रखना, ये सारे के सारे लोग होंगे इसमें शामिल। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था
बाकी सब वही है जो हमने पढ़ा है। एक लाइन और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है। यह संस्था योजना तैयार करने में राज्यों से सहयोग लेने तथा उनकी राय जानने के लिए बनाई गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमति एनडीसी ही देता है। यानी अगर कभी सवाल आए कि पंचवर्षीय योजना बनाता कौन था, तो आप जवाब दोगे योजना आयोग। और पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमति कौन देता था, तो आपका जवाब होगा एनडीसी। दोनों के बनने की डेट भी खूब याद रखना आप लोग, ठीक है। योजना आयोग बना है 15 मार्च 1950 को और एनडीसी बना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को। तो ये हुआ टॉपिक हमारा खत्म। अगले टॉपिक में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। उम्मीद करता हूँ इसमें नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।